नमस्कार, मार्केट रडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिवांशी आचार्य और आखिरी 2 घंटे में आज बाजार में किस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, कौन से स्टॉक्स हैं जो आज एक्शन में है और उन पर सटीक स्ट्रैटेजी जानेंगे। साथ ही क्योंकि ये हफ्ता थोड़ा सा छोटा है, एक दिन पहले एक्सपायरी आने वाली है, तो किस तरह से आज इंडेक्स में ट्रेड करना चाहिए और स्टॉक्स में आज कौन सी ट्रेडिंग आइडियाज हैं, इन सब पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ रोहित सिंगरे भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर करते हैं बाजार की 5 बड़ी बातों पर। अब देखिए, लगातार चौथे दिन आज मजबूती बनती हुई दिख रही है। दिन के ऊंचाई के पास बाजार ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हफ्ते की शुरुआत पॉजिटिव होती हुई दिख रही है। निफ्टी में 100 अंकों के उछाल के साथ 14,925 के लेवल्स के आसपास कामकाज होता हुआ। सेंसेक्स भी 300 अंक मजबूत है। बैंक निफ्टी 200 अंकों की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिख रहा है। लेकिन सेक्टर्स की अगर बात करें, फार्मा, मेटल, सरकारी बैंक, ओवरऑल सरकारी कंपनी से काफी ज्यादा खरीदारी आती हुई दिख रही है और सहारा मिलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो डाउ फ्यूचर्स करीब 70 अंक ऊपर ट्रेड करता हुआ। यूरोपियन बाजार आज मिला जुला ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो कोई नेगेटिव संकेत नहीं है, हमारे बाजार थोड़े से मजबूती की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। दिन के हाईज के करीब बाजार में कामकाज होता हुआ दिख रहा है और ज्यादातर फार्मा स्टॉक्स लीड करते हुए दिख रहे हैं। सरकारी कंपनीज हैं जहां से आज अच्छी वॉल्यूम्स में एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन आज हमारे साथ शो पर रोहित सिंगरे जुड़ चुके हैं। रोहित, हाय, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले इंडेक्स पर आपकी राय। गुड आफ्टरनून देवांशी। देखिए, स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है इंडेक्स से। अगर मैं बात करूं दोनों इंडेक्सेस की, निफ्टी बैंक, जब तक निफ्टी 14,890 जो कि आज का जो डे लो है, जब तक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि एक बार हम लोग 15,000 तक के लेवल देख सकते हैं इंट्राडे के अंदर। और फ्रेश ब्रेकआउट्स हम लोग को देखने को मिलेगा जब निफ्टी सस्टेन करेगा 15,000 के ऊपर। ऐसा नहीं कि ब्रेक करके नीचे आ जाए, उसको सस्टेन करना पड़ेगा 1-2 घंटा, तब हम लोग मानेंगे कि फ्रेश ब्रेकआउट्स हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। अगर किसी को लॉन्ग्स करना भी है तो बिल्कुल करके चल सकता है। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 14,890 का रहेगा और इमीडिएट जो टारगेट रहेंगे वो 15,000 के रहेंगे। 15,000 पे हम लोग एक बार वापस रिव्यू करेंगे। सेम थिंग निफ्टी बैंक के अंदर भी रहेगा देवांशी। 33,000 का काफी अच्छा लेवल था, उसके ऊपर काफी अच्छे सस्टेन कर रहा है। तो जो इमीडिएट बेस बन चुका है निफ्टी बैंक के अंदर वो है 33,000 का। तो जब तक उसके ऊपर ट्रेड करेगा निफ्टी बैंक, स्ट्रक्चर पॉजिटिव रहेगा। एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है। किसी को करंट लेवल्स पर लॉन्ग्स करने हैं, बिल्कुल रिकमेंडेड है। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 33,000 का रहेगा और एक बार यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ वापस 33,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी बैंक इंट्राडे के लिए पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और जो या फिर जो मैंने स्टॉप लॉस बताए वो स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग्स इनिशिएट करके चल सकते हैं। ओके, तो आप देखिए फिलहाल निफ्टी पर 15,000 तक के टारगेट्स आते हुए दिखेंगे। लेकिन फिलहाल इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता हुआ दिख रहा है। थोड़े से सस्टेन करते हैं गेन्स, तभी आप खरीदारी करने की राय। निफ्टी बैंक में भी हम देख रहे हैं फिलहाल 33,200 के लेवल्स के नीचे है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, उसके बाद खरीदारी करने की राय आपको इंडेक्स पर मिलती हुई दिख रही है। लेकिन देखना होगा कि कोई ब्रेकआउट फिलहाल इस आधे घंटे में आता है या नहीं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और फिलहाल हम देख रहे हैं मेटल स्टॉक सबसे ज्यादा रैली करते हुए दिख रहे हैं और लगातार गेन्स आते हुए दिख रहे हैं। नतीजों की अगर बात करें तो टाटा स्टील के दमदार नतीजे आते हुए दिख रहे थे और अब देखिए चौथी तिमाही में जिस तरह से नतीजे पेश किए हैं, क्या कमेंट्री है, क्या आउटलुक बनता हुआ दिख रहा है, इन सभी मुद्दों पर कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल ने बातचीत की है। एक बार नजर करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मिस्टर टीवी नरेंद्रन, सीईओ एंड एमडी एट टाटा स्टील शो में जुड़ रहे हैं और हम बात करेंगे टाटा स्टील के नंबर्स की। और क्या जबरदस्त नंबर्स आए हैं कंपनी के। स्टैंडअलोन ऑपरेशंस देखिए, वहां हाईएस्ट एवर एबिटा और पैट नोट किया गया है। इनफैक्ट Q4 नंबर्स हैव बीन एक्सेप्शनली स्ट्रांग। सर, वेलकम ऑन द शो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। पहले तो बढ़िया नंबर्स आए हैं, ऑफ कोर्स ट्रेंड्स पॉजिटिव दिख ही रहे थे। ये सेक्टर ओवरऑल बहुत ही बजिंग रहा है पिछले कुछ महीनों में। मैं ये जानना चाहूंगी, क्या ये ट्रेंड जो अब हमने अभी तक देखा ये बरकरार रहेगा, आगे कंटिन्यू होगा? आप कैसे देखते हैं, स्पेशली विद स्टील प्राइसेस जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिखा रहे हैं? थैंक यू स्वाति एंड धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए। अभी जो आप लोग देख रहे हैं, यस देयर इज अ लॉट ऑफ टेलविंड सपोर्टिंग द सेक्टर, पर उसका कुछ रीजन है, 2-3 रीजन है। हम लोग बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चरल कुछ चेंज हुआ है। एक चीज ये है कि पिछले 10 साल से द मोस्ट डोमिनेंट थिंग वाज चाइना से बहुत एक्सपोर्ट आ रहे थे एंड चाइनीज एक्सपोर्ट्स वाज सेटिंग स्टील प्राइसेस ग्लोबली। अभी हम पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं कि चाइना का एक्सपोर्ट इज नॉट सो मच। इनफैक्ट चाइना इंपोर्ट भी कर रहा है अभी स्टील। लास्ट ईयर भी हम लोग
एक्सपोर्ट किए थे इंडिया से चाइना। और अभी जो देख रहे हैं, चाइना एक्चुअली एक्टिवली एक्सपोर्ट्स डिस्करेज कर रहे हैं। 1 मई से उन लोग का जो एक्सपोर्ट रिबेट था, दे हैव स्टॉप दैट। तो उसका मतलब यह है कि चाइनीज स्टील एक्सपोर्ट प्राइसेस विल कंटिन्यू टू रिमेन क्वाइट हाई। दूसरा बात यह है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे ज्योग्राफीज में कार्बन कॉस्ट बढ़ रहा है। आप देखिए तो यूरोप में कार्बन कॉस्ट बढ़ गया, जापान में भी वो लोग अनाउंस किया कि ब्लास्ट फर्नेस का प्रोडक्ट काम करे। तो इसी वजह से ग्लोबली हम लोग देख रहे हैं कि कॉस्ट कर्व changed a bit and has factored in carbon cost. And तीसरा एंड लास्ट पॉइंट ये है कि कोविड के बाद बहुत सारे गवर्नमेंट्स अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप देखिए तो यूएसए में भी बहुत इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है। इंडिया में भी आप लास्ट बजट में देखिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत फोकस है। तो बहुत सारे, चाइना में भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंटिन्यूड फोकस है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस होने से स्टील इंटेंसिटी ऑफ ग्रोथ इंप्रूव्स एंड ये तीसरा कारण है। एंड फॉर दीज रीजंस हम लोग का ये एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले दिनों में नेक्स्ट 5-10 years the steel cycle or the metal cycle will be slightly different from the last 10 years. ओके, ऑलराइट। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो बिल्ड हुआ है, ये कंटिन्यू होने की बात हो रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पुश जो हो रहा है नॉट जस्ट इंडिया में, ग्लोबली, वो एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर रहेगा। सर, और हेडरूम है प्राइस हाइक होने की, क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्ट्रेंथ दिखाई है प्राइसेस ने, यहाँ पर होल्ड करेगा या और आगे बढ़ सकते हैं प्राइसेस? आप इंडिया में देखिए तो अभी भी इंडिया का जो डोमेस्टिक प्राइस है, ये सही बात है कि प्राइस इंक्रीज तो हुआ है पिछले कुछ महीनों में, पर अभी भी जो आप देखिए तो इंडिया का डोमेस्टिक प्राइस हम बोल सकते हैं कि लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस आप देखिए तो हॉट रोल्ड ऑयल का प्राइस यूएसए में $1,500 है, यूरोप में 1,000 यूरो पे लेवल पे है, साउथ ईस्ट एशिया में देखिए तो आज शायद $1,000 में पहुंचा है। तो ये देखने से इंडिया का प्राइस अभी भी हम बोल सकते हैं कि वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। तो पर ये भी हम लोग देख रहे हैं कि डिमांड का क्या स्थिति है, अभी कोविड ये वेव 2 का क्या इम्पैक्ट होगा, तो हम लोग देख रहे हैं और जो भी सही है हम लोग करेंगे। तो इंडियन एक्सपोर्टर्स, इंडियन प्रोड्यूसर्स एक्चुअली आर सेलिंग मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम इन इंडिया ओनली, और डिमांड है तो जरूर वी विल प्रेफर टू सेल इट इन। ओके, श्योर। सो थोड़ा यहाँ वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है, बट आप कह रहे हैं कि यहाँ हेडरूम जरूर थोड़ा है जो दिख रहा है इस वक्त। सर, आपके नंबर्स पर बात करना चाहेंगे। नेट डेट यहाँ पर इंप्रूवमेंट आई है 28% ईयर ऑन ईयर। क्या डी लेवरेजिंग गाइडेंस देंगे आप FY22 की? कंसिस्टेंटली हमने देखा है यू वर्क टुवर्ड्स आपकी डेट कम करने की तरफ, तो आगे क्या गाइडेंस देंगे डेट रिडक्शन की? एक्चुअली हम लोग 3 साल पहले हम लोग बोले थे कि मिनिमम $1 बिलियन ऑफ डेट रिडक्शन हम लोग हर साल करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में हम लोग किए थे, सेकेंड ईयर में हम लोग कर नहीं पाया क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट वाज क्वाइट वीक इन दैट ईयर। और लास्ट ईयर कोविड होने के बावजूद भी हम लोग फोकस किए थे डेट पे, इसलिए हम लोग का कलिंगानगर का एक्सपेंशन भी पॉज किए थे बीच में, और पूरा कैश पर ध्यान था हम लोग का। और जैसे मार्केट थोड़ा सुधार हुआ एंड वी स्टार्टेड सीइंग इंप्रूवमेंट इन द Q3 एंड Q4, वी कुड डीलेवरेज मच मोर। तो इसीलिए वी कुड डू मच मोर देन वी हैड प्लान्ड। और पिछले 3 साल का जो टारगेट था हम लोग वी हैव क्यूमुलेटिव बेसिस पे हम लोग उससे ज्यादा हम लोग किया है। आने वाले दिनों में जैसे हम लोग पहले भी बोले थे, मिनिमम $1 बिलियन पर ईयर ऑफ डीलेवरेजिंग हम लोग कभी। ओके, तो $1 बिलियन ऑफ डीलेवरेजिंग हर साल आप आगे भी देख रहे हैं, ये टारगेट कंटिन्यू हो रहा है। सर, यूरोपियन ऑपरेशंस को लेकर मिनिमम, ओके, ये यूरोपियन ऑपरेशंस को लेकर थोड़ा सा यहाँ स्केप्टिसिज्म है, ऑडिटर्स ने कुछ यहाँ स्केप्टिसिज्म दिखाई है। मैं ये जानना चाहूंगी क्या है अपडेट आपके रिस्ट्रक्चरिंग प्लान जहां तक यूरोपियन ऑपरेशंस की बात हो रही है? तो यूरोपियन ऑपरेशन में भी आप देखिए तो ऑन अंडरलाइंग बेसिस आप Q1 से Q4 देखिए तो अंडरलाइंग बेसिस में फ्रॉम -170 मिलियन यूरोस हम लोग +170 मिलियन यूरोस पर आया है। और अभी भी जो यूरोपियन स्प्रेड्स है, जो हम लोग फेल्ट स्प्रेड्स बोलते हैं, जो स्प्रेड्स हम लोग बॉटम लाइन में दिख रहा है, वो अभी भी स्पॉट स्प्रेड से बहुत कम है। क्योंकि यूरोप में हम लोग का बहुत कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि इंडिया से ज्यादा हम लोग को उधर में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है। और ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हर क्वार्टर किसी न किसी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का टेन्योर कंप्लीट हो जाता है और नया कॉन्ट्रैक्ट हम लोग नेगोशिएट करते हैं। सो इसीलिए उम्मीद है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी हम लोग का यूरोपियन स्प्रेड जो P&L में दिखाएगा वो बढ़ते जाएगा। एंड यूरोपियन स्टील प्राइसेस आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। तो लास्ट ईयर भी हम लोग यूरोप में कैश न्यूट्रल थे, या इंडिया से हम लोग को कुछ कैश वी डिडंट हैव टू सपोर्ट विद कैश सपोर्ट फ्रॉम इंडिया।
और ये हम लोग का पहला गोल था कि यूरोपियन बिजनेस शुड स्टैंड ऑन देयर ओन, और सर्टेनली ये साल दे विल बी स्टैंडिंग ऑन देयर ओन, एंड गोइंग फॉरवर्ड वी होप दे विल स्टैंड ऑन देयर ओन। दूसरा बात है, बहुत रिस्ट्रक्चरिंग हम लोग का बहुत सालों से कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। और दूसरा बात है कि हम लोग उधर भी टाटा स्टील यूरोप को स्प्लिट कर रहे हैं बिटवीन नेदरलैंड्स एंड यूके, उससे हम लोग का उम्मीद है कि वी विल हैव ग्रेटर एफिशिएंसी एंड कॉस्ट। ऑल राइट, वंडरफुल सर, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू। एक बार और फिर से आपको बधाई फॉर द लवली नंबर्स। इस बार जिस तरह से आपने प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस किया है, मार्जिन जो बढ़िया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू। बिल्कुल, तो ये थे टाटा स्टील के मैनेजमेंट, और आप देखिए आउटलुक काफी पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है। और यही नहीं, आप टाटा स्टील के स्टॉक पर नजर कीजिए, 1200 के लेवल्स के ऊपर अब कामकाज होता हुआ दिख रहा है। अच्छे गेंस आते हुए दिख रहे हैं, नतीजे अच्छे थे। तो ओवरऑल जिस तरह से ग्लोबल मार्केट से भी सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है मेटल्स को, इसके चलते टाटा स्टील वन ऑफ द टॉप गेनर्स मेटल स्टॉक्स में रहा है। रोहित, टाटा स्टील आपने कई बार खरीदारी करने की राय दी है, टारगेट्स पे अचीव हुए हैं, लेकिन अब 1200 के लेवल्स के ऊपर क्या करना चाहिए? खरीदारी करने की राय है अभी भी? देवाशी देखिए, थोड़ा यहाँ पर वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, बिकॉज वन वे रैली हम लोग ने टाटा स्टील सभी मेटल पैक के अंदर देखी है। तो मुझे लग रहा है कि बाय ऑन डिप का स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है, काफी बड़े चार्ट्स पर ब्रेकआउट देखने को मिले हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक्स में बाय ऑन डिप ज्यादा बेटर होता है। तो अगर मैं सपोर्ट्स की बात करूं तो 1150 1135 एक काफी अच्छा जोन है, जहां पर आप कोई भी फॉल अगर आता है इस लेवल के करीब करीब, तो वहां पर आप बाय करके चल सकते हैं। फ्रेश करंट लेवल्स पर अवॉइड कीजिए फ्रेश बाय करना, बट यस, बाय ऑन डिप का स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने बताया 1135 1150 के जोन में आप बाय कीजिए। 1100 रुपए का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और फिर वहां से वापस हम लोग 1250 1300 के लेवल की बात करेंगे। बट थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आने वहां पर आप खरीदारी करके चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आई गेस। ओके, तो टाटा स्टील पर ये राय आपको मिलते हुए दिख रही है। थोड़े से डिप पर आपको खरीदारी करने की राय, लेकिन फिलहाल 1210 के लेवल्स के आसपास स्टॉक में कामकाज होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये तो स्टील की बात हुई, लेकिन ओवरऑल अगर मेटल्स की बात करें तो यहाँ पे तेजी ही बनी हुई है। अब कॉपर और साथ ही कुछ और मेटल्स हैं जहाँ पे आज खरीदारी बनती हुई दिख रही है। क्या वजह है इन सब की, ये बताने के लिए अब हमारे साथ वरुण दुबे जुड़ चुके हैं। वरुण, बताइए, एल्यूमिनियम और कॉपर ये दोनों मेटल्स हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं अच्छी तेजी होती हुई दिख रही है, स्टॉक्स बस करते हुए दिख रहे हैं, क्या वजह है इसकी? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कॉपर से, जिसमें जोरदार खरीदारी देखने मिली, और अब तो लोग यहाँ से दुगने के आसपास टारगेट की बात कर रहे हैं। आप देखिए इसकी सबसे बड़ा कारण क्या है। सबसे पहले तो इस कॉपर की जो इन्वेंट्री है, एक तो डिमांड अच्छी है, और कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो कम हुई है, बेसिकली कॉपर की माइनिंग जो कुछ हद तक किसी देशों में कम हुई है, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपको कॉपर की जो ओवरऑल डिमांड है, जो ओवरऑल सप्लाई है, और जो ओवरऑल प्राइसिंग है, उस पर देखने मिल रहा है। इनफैक्ट जो इन्वेंट्री है वो 15 महीने के सबसे निचले स्तर पे पहुंच चुकी है। और इनफैक्ट बैंक ऑफ अमेरिका की अगर आप रिपोर्ट भी पढ़े तो उनका कहना है कि 2025 तक कॉपर का जो दाम है $20,000 के आसपास पहुंच सकता है। फिलहाल ये करीब $10,000 के आसपास है, यहाँ से दुगना हो सकता है। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ महीनों या साल में ये दाम जो है ऑलरेडी दुगने हो चुके हैं, यानी कि ऑलरेडी दुगने हो चुके हैं, यहाँ से और दुगना होने की तैयारी है। इनफैक्ट ग्लेनकोर के सीईओ ने कहा है कि जब तक इन्वेंट्री नॉर्मलाइज होगी तब तक ये दाम जो है वो ऑलरेडी 15,000 पहुंच चुके होंगे, और 2030 तक ग्लोबल कॉपर की जो मांग है उसमें 600 से 900% के आसपास का उछाल संभव है, ये गोल्डमैन का कहना है। अब ये क्यों आ रही है इतना उछाल, ये आपको सबसे पहले तो समझना होगा। देखिए, खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है वहां से काफी हद तक सुधार मांग आने की अनुमान लगाया जा रहा है। ग्रीन एनर्जी पे जो ग्लोबल इंडस्ट्रीज का फोकस है वहां से काफी हद तक मांग आने का यह संभावना लगाया जा रहा है। तो ये कुछ ट्रिगर्स है जिसकी वजह से मांग लगातार बढ़ रही है। और आपको याद होगा कुछ समय पहले निकल में भी इसी तरह का ट्रेंड देखने मिला था, जब निकल की एकाएक डिमांड बढ़ी थी और प्राइसेस बढ़ी थी, और एक साथ 300% के आसपास का उछाल निकल में आया था। उसी तरह का कुछ ट्रेंड जो है अब कॉपर में देखने मिल रहा है। दूसरी बात करते हैं अब एल्यूमिनियम की। वैसे भी एल्यूमिनियम को अगर आप देखेंगे तो सप्लाई और डिमांड का काफी बड़ा मिसमैच है। जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई तो वैसे ही नहीं थी, और अब ये जो सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हो रहे हैं और डिमांड जो अब बढ़ रही है उसका इंपैक्ट और भी देखने मिल रहा है। एमसीएक्स पे एल्यूमिनियम जो है उच्चतम स्तर पे पहुंच चुका है। एलएमबी पे कीमत जो है वो 10 साल की सबसे बड़ी ऊंचाई पे है। डिमांड तो वैसे भी है, लेकिन इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में जो मतभेद चल रहा है उसके कारण कहीं ना कहीं जो ओवरऑल डिमांड है बॉक्साइट उत्पादक बॉक्साइट की वो लगातार बढ़ रही है। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक है। 1 टन एल्यूमिनियम बनाने के लिए 6 से 7 टन बॉक्साइट लगता है। तो क्योंकि बॉक्साइट के दाम बढ़ रहे हैं, इसके लिए एल्यूमिनियम के भी दाम बढ़ रहे हैं,
और जब तक ये चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मतभेद रहेगा ना, आप देखेंगे ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में इसी तरह का मूवमेंट आपको देखने मिलेगा। इसके लिए पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं कि कॉपर और एल्यूमिनियम, खासकर ये दो कमोडिटीज है जिनमें जम के जोरदार उछाल देखने मिला और आगे यहाँ से और दुगने तिगने होने की बातें चल रही है। बिल्कुल, शुक्रिया वरुण। तो ये कुछ ट्रिगर्स थे, वजह थी जिसके चलते हमने देखा कि स्पेसिफिकली जो एल्यूमिनियम है और कॉपर है, इनके दामों में तेज बढ़त आती हुई दिख रही है और यही नहीं, स्टील के दामों में भी अब बढ़त आती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में हम देख रहे हैं मेटल्स हैं जिनके जो दाम है वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं और साथ ही जो ब्रोकिंग हाउसेस हैं वो ये भी मान के चल रहे हैं कि आने वाले समय में और भी इसके प्राइजेस बढ़ सकते हैं। तो आप देखिए जितने भी मेटल स्टॉक्स हैं जैसे कि हिंदुस्तान जिंक है, हिंदुस्तान कॉपर है, इन सब में अच्छी रैली आती हुई दिख रही है। करीब 6 से 9% तक के गेन्स हमने देखे हैं। कुछ स्टॉक्स अपर सर्किट पर भी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले रोहित ये बताइए, मेटल स्टॉक्स काफी बार हम बात कर चुके हैं, टाटा स्टील की हमने बात की, लेकिन एल्यूमिनियम और कॉपर आपको लग रहा है हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर हो और अभी भी खरीदारी करने की राय हो? हिंदुस्तान कॉपर एक स्टॉक था बट आई थिंक वहां पर सर्किट है तो वहां पर मुझे लग रहा है कि अवॉइड करके चलना चाहिए। बट सेकंड जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा हिंडाल्को। काफी हिंडाल्को के अंदर इतना बढ़िया मूव हम लोग को देखने को नहीं मिला जितना कंपैरेटिवली टाटा स्टील में देखने को मिला है। तो मुझे लग रहा है कि हिंडाल्को यहाँ पर एक पिक हो सकता है। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि थोड़े ऑलरेडी मोमेंट आ चुके थे, थोड़े स्टॉप लॉस आप बड़े रहेंगे। 405 रुपए का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और जब तक मुझे लग रहा है कि 405 रुपए के ऊपर एक बार ट्रेड कर रहा है हिंडाल्को, मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बार 450 रुपए तक का मूवमेंट हम लोग को देखने को मिल सकता है। फ्रेश ब्रेकआउट्स 2 दिन पहले हुए थे हिंडाल्को के अंदर, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको ट्रैक्शन ज्यादा देखने को मिलता है कंपैरेटिवली अदर मेटल स्टॉक्स। तो मुझे लग रहा है कि हिंडाल्को पे खरीदारी करने की सलाह है। 450 का टारगेट, 405 रुपए का आपका स्टॉप लॉस। ओके, तो फिलहाल ये राय आपको मिलती हुई दिख रही है हिंडाल्को पर। और आप देखिए ओवरऑल जितने भी स्टॉक्स हैं, हिंडाल्को, नाल्को, सब में अच्छे गेन्स आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन हिंडाल्को अभी भी पॉजिटिव है, 420 के लेवल्स के आसपास कामकाज होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस बीच जाइडस वेलनेस, इसके नतीजे आए हैं और अच्छे नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। मार्जिन्स में इस बार बढ़त आती हुई दिख रही है, साथ ही जो मुनाफा है वो भी बढ़ता हुआ दिखा है 100 करोड़ से ऑलमोस्ट 140 करोड़, लेकिन मार्जिन्स आप देखिए 24% पर पहुंचते हुए दिखे हैं, 21.5% से अच्छे गेन्स आपको आते हुए दिख रहे हैं। जाइडस वेलनेस करीब 4% तक की तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिख रहा है। आईबी 606 करोड़ पे आती हुई दिख रही है, जैसे कि हम देख रहे हैं 488 करोड़ से बढ़कर 606 करोड़ पर जो आय है वो आती हुई दिख रही है और जो मुनाफा है उसमें भी बढ़त आई है। करीब 70 करोड़ से बढ़कर 133 करोड़ पर इसका जो मुनाफा है वो आता हुआ दिखा है। मार्जिन्स 21% से बढ़कर 24% पर आए हैं। करीब 4% तक की तेजी के साथ कामकाज फिलहाल हम देख रहे हैं। रोहित बताइए, आगे बढ़ने से पहले जाइडस वेलनेस, ये स्टॉक थोड़ा स्पाइक आता हुआ दिख रहा है, 4.5% तक की मूव है, क्या करना चाहिए? अब बिल्कुल बने रहना चाहिए। अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है तो बिल्कुल खरीदारी करके चल सकते हैं। 2150 एक काफी बढ़िया बेस बन चुका है ऑलरेडी। तो मुझे लग रहा है कि जब तक 2150 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ से एक बार ऊपर की तरफ 2300 2350 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल बने रहना चाहिए, फ्रेश खरीदारी भी करके चल सकते हैं, बट स्टॉप लॉस आपका 2150 रहेगा। ओके, 2150 पर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और खरीदारी करने की राय, लेकिन पॉजिटिवली ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 2200 के लेवल्स के ऊपर फिलहाल जाइडस वेलनेस में कामकाज होता हुआ दिख रहा है। इस बार जो नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं फार्मा स्पेस से वो काफ़ी अच्छे हैं। जो कमेंट्री है, आउटलुक है, इन सब पर नज़र ज़रूर रहेगी, लेकिन नंबर्स इस बार अच्छे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं कि आज के दिन में जिस तरह से ब्रोकिंग स्टॉक्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे रिएक्ट करते हुए दिख रहे थे। मोतीलाल ओसवाल देख लीजिए, इंटेल ब्रोकिंग देख लीजिए, ये सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे लगातार कई दिनों से अच्छे गेन्स बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग मूव आता हुआ दिख रहा है, जो ऑप्शंस है वहाँ पे रिटेल की जो दिलचस्पी है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। क्या है वजह, क्या डेटा है, विस्तार से जानते हैं कुशल गुप्ता से। कुशल बताइए। देवांशी, यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडर्स जो हैं वो पिछले 6 महीनों में उनकी जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आई है। जो आंकड़े हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो जो इंडेक्स सेगमेंट है, ऑप्शन इंडेक्स सेगमेंट, जून से मार्च तक 51% की बढ़त इसमें देखी गई है और साथ ही जो स्टॉक ऑप्शन सेगमेंट है वहाँ पर भी 26% की बढ़त आती हुई नजर आई है। और दूसरी तरफ अगर आप इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर सेगमेंट्स देखें तो वहाँ पर करीब 32-33% की गिरावट है इंडेक्स
इंडेक्स फ्यूचर्स में आई है और स्टॉक फ्यूचर्स में ऑलमोस्ट 15.5% का फॉल यहाँ पर आता हुआ दिखा है। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो रुझान है निवेशकों का वो फ्यूचर्स ट्रेड से हटकर अब ऑप्शन ट्रेड में शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट FY21 में जो ऑप्शन ट्रेडिंग का टर्नओवर है वो करीब 144% बढ़ा है और जबकि फ्यूचर्स में केवल ये 26% ही टोटल टर्नओवर FY21 में अगर आप देखें तो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है। अब ऐसा क्यों आप सोच रहे होंगे? सबसे पहली बात इसमें यह है कि जो फ्यूचर ट्रेड्स हैं वहां पर अब जो सेबी की तरफ से नियम लगाए गए थे जो फ्यूचर सेगमेंट में, जहां पर आपको 20 से 25% मार्जिन की जो लागत है वो आती हुई नजर आती है और दूसरी तरफ दिसंबर 2020 से फ्यूचर सेगमेंट्स में एक फेज वाइज मैनर में जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट है वो लगातार बढ़ती हुई हमें दिख रही है। तो इस वजह से भी एक बड़ा जो मूव है वो आपको ऑप्शन ट्रेड्स में शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। और दूसरी बड़ी वजह जब से वीकली एक्सपायरी आती हुई दिखी है तो जो ऑप्शन प्रीमियम्स हैं वहां पर बड़ी वॉलेटिलिटी जो है जितने भी निवेशक हैं ऑप्शंस में जो ट्रेड करते हैं उनको ये दिखती है। तो कहीं ना कहीं ये दो बड़े फैक्टर्स हैं जिस वजह से लोग ज्यादा ऑप्शन ट्रेड्स कर रहे हैं एज कंपेयर टू फ्यूचर ट्रेड्स। ओके, तो अब देखिए ऑप्शंस पर ज़्यादा कामकाज होता हुआ दिख रहा है। जो इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन है या रिटेलर का जो पार्टिसिपेशन है वो मार्जिन्स यहाँ पे बढ़ने से ऑप्शंस में हम देख रहे हैं कि कामकाज ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक्टिविटी बढ़ी है और जो डेटा है वो आपकी स्क्रीन पर है कि कितने % से हम देख रहे हैं कि तेज़ी से ग्रोथ आती हुई दिख रही है। और यही नहीं, ओवरऑल भी हम देख रहे हैं जो ब्रोकिंग स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्शन में बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि आज रोहित की तरफ से कौन से ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं। रोहित बताइए। देवांशी, मेरा जो पहला स्टॉक रहेगा वो रहेगा ICICI लोम्बार्ड, ICICI GI हम लोग जिसको बोलते हैं। काफी बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देखने को मिला है हम लोग को। तो मुझे लग रहा है कि जब तक ये स्टॉक वापस 1470 इमीडिएट बेसिस पे 1470 या ओवरऑल बेसिस पे 1450 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है, एक बार यहाँ से आपको 1550 रुपए तक का इमीडिएट बेसिस पे मूव देखने को मिल सकता है। तो 1450 के स्टॉप लॉस से ऊपर की तरफ 1550 के टारगेट के लिए इमीडिएट बाय करने की सलाह रहेगी ICICI लोम्बार्ड। सेकेंड स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा CAC के अंदर काफी बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला है हम लोग को फ्राइडे के सेशन में और उसके ऊपर प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि CAC पर आपको बिल्कुल ध्यान रखकर चलना चाहिए। मुझे लग रहा है कि एक बार यहाँ से 700 रुपए तक का मूव हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो 700 के टारगेट्स के लिए CAC के अंदर खरीदारी करने की सलाह रहेगी और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 625 का रहेगा। तो CAC और ICICI GI यहाँ पर ये दो काउंटर पे मेरा लॉन्ग करने का सलाह है। ओके, ICICI लोम्बार्ड आज वैसे भी इंश्योरेंस के जो नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं अप्रैल के, वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ बता रहा है और इसके अलावा CAC यहाँ पे भी खरीदारी करने की राय फिलहाल बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन निफ्टी बैंक गेंस के साथ फिलहाल टिके हुए हैं। देखना होगा कि आज क्लोजिंग के लेवल्स पर आती है। लेकिन चलिए फिलहाल इस शो में बस इतना ही। रोहित, शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। लेते एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फाइनल ट्रेड अपने में चाहिए। नमस्कार।